ओके, डीई एक्सरसाइज 1। एक मिनट ठहरो, मैं डीपीपी भी भूल गया लाना। एक सेकंड होल्ड करो बस। ओके, डीई एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 3 and 5 गलत बात। 3 सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया है। 4 मिसप्रिंट है यार। फोर्थ क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या मिस, चेक कर लो अगर तुम्हारे में मिसप्रिंट है तो। जो करेक्ट क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिसप्रिंटिंग है तुम्हारे में, है ना? डिवाइड वाली लाइन नहीं है। अच्छा, वो अपॉन लिखा हुआ है। अब ठीक है ना, अब तो कोई तकलीफ नहीं। ये लिखा हुआ है तो बहुत इजी है ना कि सर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना? तो लोग जानते हैं कि सर सेक इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव सेक होगा, क्योंकि तुम जानते हो सेक का इंटीग्रल ये होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। सही है, तो टी डी टी डायरेक्ट पहचान में आ गया। 7 को ओरल बता दूं? हाँ तुम बताओ योगेश, ओरल बताओ, इसका स्टार्टिंग थॉट बताओ। 7th को शुरू कैसे करते हैं बताओ। इस फॉर्म को तुमने कहीं पढ़ा है? बाकी लोग भी बताएं। हाँ ऋतुराज बता रहा है। तो मेरे ख्याल से मेथड इज x प्लस वाई इक्वल टू टी। कई लोग समझ गए ना? अच्छा मेथड है। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड। फाइन। अरे कोई हाई फाई नहीं। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भूल गए इतनी जल्दी? तो डायरेक्टली बाय टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू टी देन ट्रांसफॉर्म टू टी एंड x, प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अरे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 क्या करोगे जान करके यार, है ना? 9 और 10 में कोई एक पूछो, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। पॉपुलेशन, है ना? क्योंकि तुम लैंग्वेज के सारे सवाल पूछोगे और तुम सोचोगे कि मैं बता दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? वरना एग्जाम के बाद भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन डिक्रीजेस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। proportional to the number by which population exceed 1000। तो किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर पॉपुलेशन p है मान लो, तो पॉपुलेशन p 1000 को एक्सीड करेगी बाई हाउ मच? p माइनस 1000। यही हुआ ना, p माइनस 1000। रेट प्रोपोर्शनल टू,
तो जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, अरे किसी भी इंस्टेंट टी पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो डीपी बाई डी टी, एंड दैट इज प्रपोर्शनल टू, सो दिस इक्वल सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू दिस। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, तुमको लगता नहीं कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेट है वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि पॉपुलेशन घट रही है, जानते हो ना इस बात को? तो एक माइनस साइन पुट किया जाएगा, बुद्धि लगाओ, माइनस के टाइम्स, मैंने के को पॉजिटिव माना है, प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ए पॉजिटिव नंबर, फाइन। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ये मतलब आया, किसी भी टाइम पर पॉपुलेशन जो है 1000 से एक्सीड p माइनस 1000, ठीक। तो अब तो तुम समझ रहे हो ना कि सर अब तो वेरिएबल सेपरेट करके डायरेक्ट करवा दीजिए, ln p माइनस 1000। तुम कांस्टेंट c को इन्वॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो गया? अब क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े इंप्रूव हो गए हैं, है ना, कि सर अब हम वो तो है नहीं, अब तो हम पूरी कैलकुलस पढ़ के बैठे हैं, तो अब आप कुछ भी आइडिया लगा सकते हो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इनडेफिनेट की बजाय डेफिनेट कर रहा हूं तो चलेगा? कि मैंने यहां 0 से t इंटीग्रेशन किया, 0 से t, तो यहां पर पॉपुलेशन का वेरिएशन क्या होगा कि सर पॉपुलेशन की लिमिट जाएगी, अरे समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि तुमने टाइम 0 से t में इंटीग्रेशन किया है, तो एट एनी जनरल टाइम t पॉपुलेशन इज p, एंड एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन कितनी है, ऐसा दिया है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दिया। इनिशियल पॉपुलेशन नॉट नोन, हैज फॉलन टू फाइंड द टाइम व्हेन पॉपुलेशन विल बी 1500, इनिशियल पॉपुलेशन 2500, बिल्कुल सही, 2500 से p, सही है ना? तो मेरे ख्याल से 1500 आया ना यहां पर, मेरी कैलकुलेशन बताओ ना मैंने सही की कि नहीं? मेरी कैलकुलेशन सही है कि सर वो लिमिट आपने सही लगा दी, ठीक। बस तो यार अननेसेसरी प्लस सी लिखता, फिर कहता t इक्वल टू 0 पर p 2500 है, उससे c निकालता, मेहनत बच गई ना, ठीक। कि सर अब तो हमको पूरी कैलकुलस आती है, तो अब तो हम कुछ भी करेंगे। अब आई थिंक कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर k निकालने के लिए यू आर गिवन वन मोर इंफॉर्मेशन, 10 years later population has fallen to 1900, तो t इक्वल टू 10, p is 1900, सही कहा मैंने? तो -10 के p 1900, 900 अपॉन 1500, या 9/15, 3/5 हुआ ना? आई थिंक आई गॉट k। अब छोड़ दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि सर अब आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, है ना? अब ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है, लॉन्ग रन समझ रहे हो? फाइंड पॉपुलेशन व्हेन t गोज टू इंफिनिटी, फाइंड दिस, कर पाओगे? है ना कि सर t को इंफिनिटी करा के पॉपुलेशन बतानी है। यही था ना आखिरी सवाल, प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन इन द लॉन्ग रन। 14th क्वेश्चन, अरे बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है 14th। इसकी लैंग्वेज पे मत जाना, एक गलत ग्राफ बना लो, गलत ग्राफ, 0,0 से पासिंग x की पावर n, सॉरी f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x, और f ऑफ x नॉन नेगेटिव है, विथ बेस 0,x, ये कोई जनरल पॉइंट x, तो बेस 0 to x इंटरवल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व विथ बेस, है ना, एंड बस ठीक है, विथ बेस, तो मानते हो ये एरिया हुआ,
दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई कर्व विथ बेस। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर एरिया जो है 0 to x ft dt, लेटर का कंफ्यूजन मत लेना है ना, दिस इज द एरिया एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू, मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ लैम्डा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, n+1th पावर ऑफ fx। सही, नाम का क्या करना है यार, तुमको कर्व के नाम बताता रहेगा तो तुम क्या उसमें बुद्धि लगा दोगे कि ये नाम का क्या मतलब है। तुमको तो जो सीधा सीधा कहा जा रहा है fx का एरिया विद बेस 0 to x, बात खत्म। उसको नाम ट्रेपेजॉइड, कर्वी लीनियर ट्रेपेजॉइड, इन सब से मुझे क्या इंटरेस्ट। बस अब मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि सर लेबनिज लगा दीजिए। तो बस यूजिंग I differentiated with respect to x into f dash, here I get this। बस अब समझदार लोग समझ गए कि सर अब तो इंटीग्रेशन करा दीजिए, तो fx की पावर n आ गया अपॉन n लैम्डा n+1, और इधर आ गया x प्लस c। समझ पा रहे हो, y वन साइड एंड x वन साइड। बस तो c तो आ गया 0 यूजिंग f0 0, और अब f1 को 1 यूज करो तो उससे ये पूरी क्वांटिटी 1 आ गई कि सर x को 1 रखिए, दिस इज 1, दिस ऑल्सो इज 1, तो ये पूरा हाईफाई क्वांटिटी 1 आ गया। तो समझ गए ना कि सर fx की पावर n इज x, योर आंसर इज x की पावर 1/n। 16 क्वेश्चन को तो रहने देते हैं, है ना, सारे लैंग्वेज के सवाल नहीं बताए जाएंगे। डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, नो। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं तुम्हारी मिस्टेक बताता हूं कि तुमने कहां गलती की। एक्चुअली तुमने रियल रूट पर कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए तुम्हारी मिस्टेक हुई है। इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि रूट्स आर रियल। तो एक क्वाड्रेटिक है हैविंग रूट अल्फा बीटा, ठीक, और फिर कहा जा रहा है कि अगर मैं स्क्वायर कर दो रूट्स को तो ये है नई क्वाड्रेटिक। This is the quadratic having roots. This is the new quadratic having roots. Now I want quadratic to remain unchanged. तो ऐसा तब होगा ना कि सब अल्फा अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाए एंड बीटा बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाए, तभी तो अनचेंज्ड रहेगा। या अल्फा बीटा स्क्वायर से मैच कर जाए एंड बीटा अल्फा स्क्वायर से मैच कर जाए। बुद्धि लगाओ, ठीक। नाउ इफ यू सॉल्व फॉर दिस, तो अल्फा कॉमा बीटा, सर अल्फा इज 0, अल्फा इज 1, बीटा इज 0, बीटा इज 1, तो व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स? 0 0 1 1 0 1। अननेसेसरी 1,0 को काउंट करने से क्वाड्रेटिक तो डिफरेंट मिलेगी नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को? क्वाड्रेटिक हैविंग रूट 0 1, क्वाड्रेटिक हैविंग रूट 1 0 इज सेम, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस, तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये बन गया अल्फा इक्वल टू अल्फा 4 बन गया। तो यहां से मानते हो अल्फा इज 0, अल्फा इज 1, अल्फा 0, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1। तो तुमने अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी पढ़ा हो कि सर अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 से 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 0 लोगे तो बीटा भी 0, 1 लोगे तो बीटा भी 1, लेकिन अगर अल्फा को ओमेगा लोगे, इफ आई टेक ओमेगा, तो मानते हो बीटा इज ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस को तुम लोगों ने मिस कर दिया।
क्योंकि तुम लोगों ने इमेजिनरी रूट को ध्यान नहीं दिया कि इन दिस प्रॉब्लम वी आर अलाउड टू हैव इमेजिनरी रूट्स ऑल्सो। तो टोटल 4 क्वाड्रेटिक 1 2 3 4 एंड हाउ मेनी क्वाड्रेटिक हैव इक्वल रूट्स? दिस एंड दिस 2 by 4। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 जैसे लल्लू क्वेश्चन मत पूछना आगे, है ना। आइदर मैरिड कपल इज टुगेदर और नॉट टुगेदर और नॉट एट ऑल। दो केस, या तो दोनों को ले लो या दोनों को एक्सक्लूड कर दो, है ना। तो एक सर्टेन मैरिड कपल को ले लिया तो इसका मतलब है 3 more टू सेलेक्ट 7C3 और बोथ आर नॉट देयर प्लस 7C5। कुछ लोग समझ गए कि सर बोथ आर प्रेजेंट बोथ आर नॉट प्रेजेंट अपॉन 9C5। 7 and 8 7th क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। नो टू कंसेक्यूटिव हेड, ये तो गैप मेथड हुआ ना कि सर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो टोटल बेस तो 16 हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, मैं ए बता रहा हूं। एंड नो टू कंसेक्यूटिव हेड, तो इसमें तुमको लगता नहीं केस बनाने चाहिए। हाउ मैनी हेड्स? 0 हेड 1 हेड 2 हेड। 0 हेड की तो कोई तकलीफ ही नहीं है कि सर इसमें तो कंसेक्यूटिव हेड हो ही नहीं सकता, 1 वे। 1 हेड फेवरेबल, 1 हेड 4C1। कौन से 2 हेड? कौन सा 1 हेड आउट ऑफ 4? 2 हेड। तो जिसने पीएनसी पढ़ी है वो समझ गया कि सर ये तो गैप मेथड कि 2 टेल लीजिए, टेल टेल, इसके बीच में गैप डाल दीजिए और कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए, 3C2। पढ़ा है ना तुम लोगों ने गैप मेथड? अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोगों ने तो पूरे सर 16 केसेस ड्रॉ कर दिए, टेल टेल टेल, 3 टेल 1 हेड, और फिर उसमें जाके फेवरेबल ढूंढ लिया कि सर फेवरेबल 8 आ रहा था, है ना, और टोटल 16 था। तो मुझे काउंटिंग में भी तकलीफ नहीं है, लेकिन पीएनसी के लॉजिक से भी तुम लोग कर सकते थे। ये मैंने पीए बताई है। अच्छा, 8th में तुमको अपनी मिस्टेक मिल गई ना, वेरी गुड। अप टू 12 डन। अरे 4th रहने दो यार, ठीक है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ओरली बताता हूं। तुम लोग बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहे हो। 3 वर्क 1 कंसिस्टिंग ऑफ 3 वॉल्यूम, 1 ऑफ 4 एंड अदर ऑफ 1 वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम को टुगेदर, पीएनसी पढ़ी होगी, तो वो जो 3 वॉल्यूम है उसको 1 ऑब्जेक्ट मान लो, वो जो 4 वॉल्यूम है उसको भी 1 ऑब्जेक्ट मान लो। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2। और 4 जो है वो 1 वॉल्यूम के हैं, ठीक है। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 4। देयर आर 3 वर्क्स, 1 कंसिस्टिंग ऑफ 3, 1 ऑफ 4 एंड अदर ऑफ 4 वॉल्यूम। 3 ही तो वर्क है तुम्हारे पास। एक 3 का सेट है। अरे फिजिक्स की 3 वॉल्यूम किताबें, केमिस्ट्री की 4 वॉल्यूम है और मैथ्स की 3 वॉल्यूम है। बस समझदार लोग समझ गए सर 3 फैक्टोरियल, ऑल फिजिक्स बुक्स 1 ऑब्जेक्ट, ऑल मैथ्स बुक 1 ऑब्जेक्ट, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बुक 1 ऑब्जेक्ट। लेकिन जो मैथ्स की बुक है वो आपस में इंटरचेंज होगी ना, 3 फैक्टोरियल, केमिस्ट्री बुक 4 फैक्टोरियल, फिजिक्स बुक 3 फैक्टोरियल। मैंने गलत तो नहीं कर दिया? एंड अपॉन टोटल, टोटल कितनी किताबें हो गई? 3 + 3 + 4 कितना हुआ ये? 10। एक बार मेरी कैलकुलेशन में एरर हो तो बता दो, क्योंकि मैंने बुक्स को ठीक से काउंट नहीं किया मैंने।
3, अच्छा सॉरी 1 वॉल्यूम है, गलत पढ़ लिया। तो वो 1 वॉल्यूम पक्का मैथ्स का ही होगा नहीं कि सर सबसे कम तो मैथ्स ही पढ़ाया जाता है नहीं। रुको यार, तब हटाना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल, एक सिंगल ऑब्जेक्ट और एक 3 और एक 4, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अब सही है ना। और टोटल 8 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से अब मैंने सही लिख दिया ना। जल्दी से कोई कंफर्म करेगा कि अब मैंने सही लिखा है कि नहीं, जल्दी से यस बोलो। नहीं ये सही लिखा है कि नहीं, यस का वेट कर रहा हूं। यस, क्वेश्चन मत लिखो। हाँ चलो यस, ओके। नेक्स्ट इज 11 to 15 पूछ रहा हूं मैं। 15th क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी बाय 9 का क्राइटेरिया घर पर सीख के आओ, है ना। एक बच्चा डिविजिबल बाय 6 पूछ रहा है मुझसे, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 का क्राइटेरिया तुमको पहले सीखने की जरूरत है ना, कि कैसे करते हैं डिविजिबल बाय 6। 14 and 15, 14th क्वेश्चन, 3x3 एरे, मैट्रिक्स की तरह करो, है ना, एक मैट्रिक्स। ओके, you have to put 9 numbers here. Sum of numbers in at least one horizontal row is greater than 21. तो हम किसी एक रो की बात कर रहे हैं जिसका सम 21 से मोर आएगा, तो उसमें कौन से नंबर लिए जाएंगे? 9, 8, 7। देख लो ये सम 21 से मोर है या नहीं। 17 + 7 24, 9, 8, 6 23, 9, 8, 5 22। मानते हो 9, 8, 4 मत करना, ठीक। मेरे ख्याल से और भी केसेस हैं, 9, 7, 6। और कोई केस नहीं होगा ना? 3 numbers whose sum is 21, और कोई केस नहीं होगा ना? बस इतने केस हुए। अब इस केस का आंसर करते हैं। मानते हो सबसे पहले सर रो डिसाइड करो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। आई डिसाइडेड रो। अब मानते हो सर उस पर्टिकुलर रो में इन तीनों का अरेंजमेंट कर दो, 3 फैक्टोरियल, इन 3 का आपस का अरेंजमेंट। अब जो बचे 6 एलिमेंट वो तो बगैर बॉदर किए 6 फैक्टोरियल। मानते हो यही आंसर, इन सारे केसेस का यही आंसर होगा, इंटू 4 अपॉन टोटल बेस इज आंसर। कुछ समझ में बात आई? इजी था ना यार। 15th क्वेश्चन तुम लोगों को पीएनसी नहीं पढ़ी थी क्या? हाँ, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है कि सर वो पीएनसी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया जाता है कि ओरिजिन से तुमको 4, 5 तक जाना है, मूविंग ऑन, है ना। या तो तुम राइट जाओगे या अप जाओगे, है ना। तो ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 4, 5। तो कई लोग जानते हैं कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल चलने पड़ेंगे, एंड 2,3 ऑन द सेम प्लेन, गो टू ऑफिस। अपने दोस्त के घर से होते हुआ गया है, तो 2,3, तो फेवरेबल इज ही गो फ्रॉम हियर टू हियर पासिंग दिस। तो उसको एक काम करो,
O से लेकर ये पॉइंट P है और बीच में A, O से E A और A से P, तो O से A 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल 5C2, फिर A से P फेवरेबल लिख रहा हूं 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 4C2 एंड टोटल वेज डायरेक्टली हियर टू हियर हो सकता है एक को पास करता हुआ गया, हो सकता है नहीं पास करता हुआ गया, तो 4 and 5 9C4 is the right answer. Quickly, easy. आई थिंक डिस्कशन ओवर। तो लास्ट क्लास में कुछ हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे ना, है ना? नहीं, आंसर में एक भी मिस्टेक नहीं है दिव्यांशु, ठीक है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट। और जो बच्चा डिविजिबिलिटी बाय 6 सोच पूछ रहा था, बस मैं उसको इतना ही बताऊंगा कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए और इवन होना चाहिए। और डिविजिबल बाय 3 तुम किसी 5th क्लास के बच्चे को बुला के पूछ सकते हो कि डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करते हैं। लिखो, प्रॉब्लम लिखो। A line segment is divided into 3 parts. A line segment is divided into 3 parts. What is the probability that they form the sides of a possible triangle? What is the probability that they form the sides of a possible triangle? ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया थॉट है, तुम क्वेश्चन को जस्ट एक बार रीड कर लो, इसे साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक बार रीड कर लो। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ गए ना कि मेरे पास एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 टुकड़े ट्रायंगल के साइड्स फॉर्म करेंगे? ठीक, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट टोटल। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो तुम्हारे सेगमेंट की लेंथ L है, मान लो, अरे सेगमेंट इज गिवन टू मी, राइट? तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर टोटल बेस। अभी मैं फेवरेबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी टोटल बेस की बात कर रहा हूं, सैंपल स्पेस की। टोटल बेस में समझ रहे हो ना कि सर आपको सिर्फ इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो आई डिवाइडेड, मान लो 1 पार्ट हैज लेंथ x, 1 पार्ट हैज लेंथ y and 1 part has length, ठीक है? अब जो लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे वो कहेंगे सर फॉर टोटल वेज यू ओनली हैव टू बॉदर कि x 0 से L होना चाहिए, y ऑल्सो 0 से L एंड दिस ऑल्सो 0 to L. Say yes. If I am interested to divide segment into 3 parts, then these 3 inequalities have to hold true.
जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ ठीक है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो x है ना इसे x एक्सिस के अलोंग दिखा रहा हूं और जो y है उसे y एक्सिस के अलोंग दिखा रहा हूं। तो तुमको तो ज्योमेट्री है ना, तुमको तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक आइडिया है। तो L, दिस इज L। तो तुम चाहते हो ना कि सर x की वैल्यू 0 से L के बीच में होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से L के बीच में होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, तुम और भी कुछ सेटिस्फाई करना चाहते हो कि सर इस इनइक्वालिटी को भी तो देखो। तो आई थिंक x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करोगे तो ये तो ट्रू हो ही जाएगा। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या आ रही है, x प्लस वाई लेस देन l। तो इसका तुमको स्ट्रेट लाइंस पे तुमको आइडिया होगा ना कि सर x प्लस वाई बराबर l स्ट्रेट लाइन विच इज लाइक दिस। का बिलो होना पड़ेगा, है ना, पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी मींस पॉइंट लाई बिलो। तो इस रीजन में तुमको रहना था 0 to L, 0 to L और साथ के साथ लाइन के बिलो। तो क्या तुम समझ गए कि सर दिस इज द टोटल रीजन, ये आपके टोटल वेज है। x, y इस पूरे रीजन में आप कहीं भी चूज कर सकते हो, x, y। गॉट इट? दिस इज टोटल वेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेवरेबल। अब फेवरेबल में इन एडिशन टू दिस, क्योंकि फेवरेबल टोटल को ध्यान में रख के लिखा जाता ना, इसके बियॉन्ड तो तुम सोचोगे नहीं, जो भी सोचना है वो इसके विद इन रह के सोचना है। अब क्या मैं इस बात में और इंटरेस्ट लूं कि सर ये जो तीन लेंथ है ना, सेगमेंट्स x लेंथ, y लेंथ एंड l माइनस x माइनस y, दे हैव टू बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो फट से लगा दो कि सर वो सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड। ये भी आप सेटिस्फाई करा दो इन एडिशन टू दीज, है ना। तो आई थिंक आई गेट x प्लस वाई मोर देन L by 2। तो इन दिस रीजन सेटिस्फाइंग दीज इनइक्वालिटीज, बस तुम तो समझदार हो कि सर x प्लस वाई बराबर L by 2 स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस। इस स्ट्रेट लाइन के अबव, है ना। नाउ x लेस देन L by 2, ये है x L by 2, इसका लेफ्ट, और y L by 2 का बिलो। तो इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने से डोंट यू थिंक दिस इज द फेवरेबल रीजन? सोचो। सोचो सोचो। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई ना कि सर ये फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, ये टोटल नंबर ऑफ वेज। तो तुमको लगता नहीं सर प्रोबेबिलिटी तो मैं आपको ओरल बता सकता हूं, आंसर इज 1/4। या कह देना कि सर ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का सिमिलर है। क्यों? अरे मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन इज पैरेलल टू साइड, मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन इज पैरेलल टू साइड। तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। और तुम तो जानते हो कि सर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो मानते हो? दिस अपॉन दिस
का स्क्वायर 1/4। इजी। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ठीक। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एज इट इज है ना, नो चेंज, एज इट इज मेंस में पूछ लिया इन 2020 कौन सा 3 है ना। अब क्या पता मैं अगला सवाल कर रहा हूं वो 2024 में आ जाए, क्या पता, है ना। मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं कभी सोचता हूं कि मेरी बुक मेरी शीट के क्वेश्चन एज इट इज आए। अब वो आ जाते हैं तो बात अलग है। ठीक। इसीलिए मुझे आज तक कभी किसी स्टूडेंट के मुंह से ये कभी सुनना नहीं पड़ा कि अरे सर ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं थी, आपने ऐसा कुछ तो पढ़ाया ही नहीं था। चाहे स्टूडेंट के नंबर कम आए हो चाहे ज्यादा, हमेशा से ऐसा ही सुनने में आया है मुझे कि सर ये क्वेश्चन आप जो क्लास में कहते थे ना ये उस आइडिया पर था। ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए सारा वर्ड ऑफ माउथ वो क्लास से रिलेटेड निकाल करके ही बोलते थे कि सर जैसे क्वेश्चंस क्लास में होते थे ना बस उसी टाइप के आए थे। ठीक। तो उसका शायद तुम लोग लॉजिक समझ पा रहे हो कि सर ऐसा थोड़ी कि वो तुक्के से होता है। आप शायद कुछ आप छोड़ते ही नहीं हो, ऐसा कुछ छोड़ते ही नहीं हो, है ना। जितना भी जेई रिलेटेड है आप ऑलरेडी ट्राई करते हो कि लगभग हर एंड के प्रॉब्लम हम कभी ना कभी करें। लिखो कैपिटल ए starts from a town capital X. Capital A starts from a town X. Any time between 1 p.m. to 4 p.m. walks towards town Y. Walks towards town Y on a straight road. डिस्टेंस भी शो कर दो, टाउन एक्स टाउन वाई 4 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। with a speed of 4 kilometer per hour and capital B starts from Y. Capital B starts from capital Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards capital X. Walks towards capital X at 4 kilometer per hour. At 4 kilometer per hour. Full stop. Assuming all times of starting are equally likely. Assuming all times of starting are equally likely, find the odds
in favor of their meeting on the way. Find the odds in favor of their meeting on the way. एक फास्ट रिपीट करता हूं. कैपिटल A starts from town X any time between 1 p.m. to 4 p.m. walks towards town Y on a straight road, distance 4 km as shown, with a speed of 4 km per hour, and B starts from Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards X at 4 km per hour. Assuming all times of starting are equally likely, find the odds in favor of their meeting on the way. क्या बात है आयुष. आयुष, ये आंसर तुमने किसका लिखा है? जो जो सवाल पूछा है उसका आंसर लिखो ना है तुम लोग. ऑड्स इन फेवर का आंसर. हाँ प्रांजल करेक्ट. आयुष थोड़ी सी मिस्टेक है. इतनी जल्दी कैसे कर लिया? इसका मतलब तुमने पहले से कर रखा था ये क्वेश्चन, है ना? क्योंकि थोड़ा तो समय लगता है यार सोचने में. अभी सही है आयुष. तो अगर बहुत जल्दी कर लिया तो दैट इज एक्सीलेंट. नो प्रॉब्लम एट ऑल. बढ़िया बात है. ओके. सही है प्रांजल.
मेरे ख्याल से सोचने का तरीका कुछ सिमिलर क्यों नहीं सोचा कि सर ए स्टार्ट कर रहा है एक्स से, तो वो 1 बजे से लेकर 3 PM के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकता है। तो वाई डोंट आई कॉल, सपोज ए स्टार्ट्स x hours after 1 PM. Think. तो x के बारे में तुमको क्या लगता है? What values x can take? तो डोंट यू थिंक कि सर x 0 से लेकर 3 के बिटवीन वैल्यू लेगा, और क्योंकि कंटिन्यूस 0 से 3 आप सारी वैल्यू अलाउ कर रहे हो, तो उसमें मिनट सेकंड सब कुछ टेकन केयर ऑफ कि ए स्टार्टेड एट 2 PM 16 मिनट एंड 47 सेकंड, है ना? तो वो इसमें केयर में है, सही। इसी तरह से मैंने एज्यूम किया कि बी स्टार्टेड वाई आवर्स आफ्टर 1 PM। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर वाई भी 0 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू ले सकता है। हाँ, 4 PM सही लिखा है, 1 से लेकर के 4 PM तक। तो आफ्टर 1 PM ही स्टार्ट्स, तो x की वैल्यू 0 से 3 ही तो हो सकती है। 4 बजे के बाद थोड़ी स्टार्ट करना है। तो मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हैं लोग कि x 0 से 3, y 0 से 3। नाउ व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट x एंड y along x एक्सिस along y एक्सिस? तो क्या तुम टोटल वेज समझ गए कि सर टोटल वेज तो ये स्क्वायर हो गया 3 x कैन टेक वैल्यूज 0 to 3, y कैन टेक वैल्यूज 0 से 3। तो x कॉमा y, इस पूरे रीजन में कहीं भी आप x कॉमा y ले सकते हो। ये है टोटल वे। नाउ व्हाट इज फेवरेबल वे? तुमको लगता नहीं कि सर 1 कितना स्पीड था? 4 km/h। तो लोग समझ गए कि सर 1 घंटे में तो a x से y पहुंच जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इन 1 hour। तो डोंट यू थिंक कि अगर इन दोनों के टाइम ऑफ स्टार्टिंग का डिफरेंस 1 से लेस हुआ, देन ओनली दे विल मीट ऑन द वे। बुद्धि लगाओ। अरे अगर A स्टार्ट हुआ एट एनी टाइम और B स्टार्ट हुआ आफ्टर 1 hour 10 minutes, तो तब तक तो A x से y में पहुंच चुका होगा। तो डोंट यू थिंक कि दोनों का जो डिफरेंस है कि मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस क्यों कोई भी पहले स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है A स्टार्टेड बिफोर, हो सकता है B स्टार्टेड बिफोर। तो इफ यू वांट देम टू मीट ऑन द वे, बीच में कहीं चाहते हो कि दोनों मिले, तो ये ट्रू होना पड़ेगा। अब तो तुम यार समझदार हो कि सर अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ले गए मुझको, है ना? तो इसको ग्राफ में नहीं दिखा पाओगे कि y माइनस एक्स माइनस 1 से 1। अरे तुम जानते हो मॉड x माइनस वाई लिखो या मॉड y माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है। तो y बराबर x माइनस 1 स्ट्रेट लाइन, is like this, है ना? And y equal to x plus 1 straight line is like this. तो तुमको लग नहीं रहा कि सर y equal to x plus 1 straight line के तो बिलो रहना है, बिलो दिस लाइन, एंड y इक्वल टू x माइनस 1 के अबव रहना है।
तो व्हाट इज द फेवरेबल रीजन? ये है फेवरेबल। तो एरिया ऑफ दिस हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी दे मीट, है ना, ऑन द वे। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट इस एरिया की बजाय हम क्यों नहीं ये दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दें कि सर ये तो बहुत जल्दी निकल आएगा, 1 माइनस दिस। तो मानते हो ना कि सर दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम आ रहा है, 2 इंटू 2, हाफ इंटू 2 इंटू 2, कुछ समझ में आया, अपॉन 9। I think this is the probability they meet, which is 5/9। दोनों के मीट करने की प्रोबेबिलिटी ऑन द वे इज 5/9। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर ऑड्स इन फेवर इज 5:4 इज द राइट आंसर। सही है। क्विकली डन। ठीक, इस कंसेप्ट को मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, रैंडम वेरिएबल का क्या है मीनिंग है, ठीक है, और भी कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। हेडिंग लिख लो, है ना, हेडिंग लिख लो, फिर एक प्रॉब्लम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। एक बार हेडिंग लिख लो, फिर एक क्वेश्चन तुमको डिक्टेट करता हूं। अभी आईआईटी में श्योर एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, ध्यान रखना कि सर इससे एक सवाल तो आईआईटी में पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है ना, लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, 2023 में ऐड हुआ है, तो उसमें भी क्वेश्चन आया है। तो अभी तो वो इस पर क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है ना। और वैसे रैंडम वेरिएबल इज टू इंपॉर्टेंट। आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ पेयर ऑफ पेयर डाइस is thrown, full stop, let capital X be the random variable which denotes the minimum of two numbers which appear, minimum of two numbers which appear, full stop। Find the probability distribution, comma, mean and variance, mean and variance
of capital X, of capital X. I repeat, a pair of fair dice is thrown. Let capital X be the random variable which denotes the minimum of two numbers which appear. Find the probability distribution, mean and variance of capital X. Just copy करो, I will explain, है ना. पढ़ लिया? अब मुझे इस प्रॉब्लम का मीनिंग समझ करके बताओ. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज कैपिटल एक्स विल टेक. कैपिटल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ मुझे, जिसे कि रैंडम वेरिएबल कॉल किया गया है. योर रैंडम वेरिएबल इज कैपिटल एक्स. प्रॉब्लम के मीनिंग को पढ़ करके तुम मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू बता सकते हो. What are the possible values? Divyanshu is correct. Deepak also. और कौन करेक्ट है भाई? सिर्फ दो लोग. क्या बात है, सिर्फ दो आंसर करेक्ट आए अब तक. लोग कैपिटल एक्स की वैल्यू नहीं बता पा रहे कि पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो मिनिमम ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू को कैपिटल एक्स कॉल किया गया है. दो नंबरों में छोटा नंबर. अच्छा, कुछ लोग वन को मिनिमम बता रहे हैं, है ना. हाँ, ऋतुराज इज ऑल्सो करेक्ट नाउ. लेकिन वही लोग सिक्स को मिनिमम नहीं बता रहे. क्यों? अगर वन वन आया, अगर दो डाइस को थ्रो करने से वन वन आया तो मिनिमम नंबर कौन कहलाएगा बताओ? हर्षित. ठीक है ना. तो मेरे ख्याल से अब कई लोगों को बात समझ आ गई. अब शिवम को भी बात समझ आ गई है ना कि सर वन से लेकर सिक्स तक सारी वैल्यूज लेगा, है ना. ठीक है शौर्य. तो रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6. क्योंकि अगर डाइस, दो डाइस को थ्रो करने से वन वन आया तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? 1. अगर दो डाइस को थ्रो करने से 6 आया, 6 तो बताओ मिनिमम क्या है? 6. बुद्धि लगाओ. तो 1 से लेकर 6 तक ये सारी वैल्यू रैंडम वेरिएबल ले सकता है. ठीक. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, हर एक रैंडम वेरिएबल की आई एम ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 1. कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तुम प्रॉब्लम से समझ रहे हो ना कि सर प्रॉब्लम का मतलब है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. तो मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि सर 1 1 1 2 2 1
आई थिंक दीज आर द फेवरेबल वेज. सोचो, ये फेवरेबल वेज हैं. तो डोंट यू थिंक 6 + 5 11, 11 by 36 is the probability, ठीक है, of मिनिमम नंबर इज 1. इसी तरह से लेट्स ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2. मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स इज 2. फाइंड प्रोबेबिलिटी. तो लेट्स राइट फेवरेबल. कोई 2-1 लिखने के मूड में तो नहीं है कि सर 2-1 नहीं लिखा आपने? Now I guess 9. Favorable 9. 9/36. अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाकी की प्रोबेबिलिटी खुद लिख सकते हो, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो मैंने तुमको सारे आंसर्स लिख के दे दिए. तो ये जो तुम कर रहे हो ना, यू आर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना. तुम हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो. यही कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब probability distribution means how total probability. Now what is total probability? 1. How total probability of 1 is distributed over the values of random variable. ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है विच इज 1, वो किस तरह से हर रैंडम वेरिएबल पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. ठीक है, यू आर टू लेट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, डाइस तो सेम है, फिर 1 2 2 1 को डिफरेंट क्यों माना? टू लेट. ठीक, आईआईटी के बाद इस बात का सवाल का आंसर ढूंढेंगे. ठीक है, पॉसिबली तुमने बिगिनिंग लेक्चर प्रोबेबिलिटी के देखे ही नहीं होंगे, है ना. बीच में कहीं एंटर हो गए नहीं कि सर वो बगैर फंडामेंटल्स के घुस आए, नहीं. बाकी सब क्लास के लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या बताया गया था इन द बिगिनिंग. ओके, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्लियर, कि हमको हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है. नाउ कमिंग टू मीन. मीन का क्या मतलब है? आई एम यूजिंग द नोटेशन फॉर इट, है ना. वी यूजुअली डिनोट मीन लाइक दिस. पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन, है ना. एक्स आई जो है
is the value of random variable. This is random variable value. And what is this? This is its corresponding probability. ये उसकी corresponding probability है अपॉन सिग्मा पी आई. तो तुम लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा एवरेज वैल्यू, है ना? तो कुछ तुमको फील हुआ कि सर ये तो एवरेज वैल्यू वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन ये किसकी एवरेज वैल्यू है? तो अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो यू विल गेट टू नो कि सर ये एवरेज वैल्यू रैंडम वेरिएबल की है. ऐसे ही एवरेज निकालना सिखाते हैं ना, कि जिसका भी एवरेज वैल्यू पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी. तो रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, टेक द सम, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी. तो ये कहलाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक, इजी. प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, जिसको कि तुम लोग जब डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती है ना, तुम्हारे फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ती है. हम मैथ्स में तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, कि सर जब कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज थी x1 x2 x3, लेकिन जब कंटिन्यूअस होता है तो तुम्हारे सर ने बताया होगा कि तब उस केस में इंटीग्रल लिया जाता है. याद आया है ना? तो अब तुम कह सकते हो कि सर ये जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 हो गया, ठीक है ना? तो डेफिनेटली फॉर मीन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. दैट्स इट. कि सर ये रहा मीन का फॉर्मूला, जिसको प्रॉब्लम्स में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ कि सर मीन तो बहुत इजी हो गया. ये हटाओ यार. आंसर जितना मुझे ध्यान है 91/36. यू विल गेट दिस आंसर. फाइन. तो मीन से तुमको समझ में आया कि सर इसको हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स. कुछ लोग कह सकते हैं कि सर एवरेज का मतलब ही होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू. यू कैन कॉल इट मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स. सही है ना? किस पॉइंट क्लियर? नाउ लेट्स डिफाइन द टर्म कॉल्ड वेरिएंस. तो अगेन स्टैटिस्टिक्स है टोटल, तुमको फॉर्मूलेज याद करने हैं. दैट्स इट. रुको यार, इसे हटा दूं ना, इससे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा. variance we denote usually by notation. ये नोटेशन होता है, ठीक है? तो वेरिएंस इज व्हाट? अगेन पहले फॉर्मूला रखते हैं, बाद में लॉजिक समझेंगे कि सर फॉर्मूला एक्चुअली डिफाइन किया गया है लाइक दिस. ये कहलाता है फॉर्मूला. जिसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम फिर से कहोगे कि सर ये भी एवरेज वैल्यू है, लेकिन तुमको लग नहीं रहा कि सर ये थोड़ा सा भयानक क्वांटिटी है. कि किसका एवरेज? रैंडम वेरिएबल का मीन से डिफरेंस के स्क्वायर का एवरेज है ये, है ना? डिफरेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड मीन वैल्यू का स्क्वायर का एवरेज. ठीक, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
बाकी तुम तो जानते हो कि सर अल्टीमेटली हमको तो फॉर्मूला रटना है, और इस रिजल्ट को मैं अभी और रिड्यूस कर सकता हूं। ये तो 1 हो गया। मैं सिग्मा को ब्रेक कर रहा हूं भाई, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर 2 म्यू पी आई एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा पी आई, मान तो सिग्मा पी आई तो 1 है। अभी भी ये फॉर्मूला और रिड्यूस हो रहा है, मान तो ये म्यू है, तो लोग वेरिएंस को रटते हैं माइनस म्यू स्क्वायर। तो तुम भी रटो कि सर लॉजिक वॉजिक सब ठीक है, बट अल्टीमेट इंटरेस्ट इज कि डोंट मिस द फॉर्मूला। नहीं, ये आरएमएस थोड़ी कहलाया है ना, ये तो सिर्फ मीन स्क्वायर कहलाया, और वो भी मीन स्क्वायर में भी तुमको डिफरेंस तो बोलना पड़ेगा ना कि किसका मीन स्क्वायर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? वैसे ये मीन स्क्वायर भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मीन स्क्वायर तो सिंपली सम होता है, यहां तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह के नाम नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है, आरएमएस मीन स्क्वायर कुछ मत बोलो, ये एवरेज वैल्यू ही कहलाएगा, दैट्स इट, इज नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो रट लो यार, रटने में बहुत इजी है ना, कि सर रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, और फिर मीन का स्क्वायर घटा लो। तो इस प्रॉब्लम का देखो मैं आंसर तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक्सप्रेशन लिख के जरूर समझा सकता हूं कि फॉर दिस प्रॉब्लम व्हाट इज द वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस इज गोइंग टू बी एंड सो ऑन माइनस म्यू, म्यू कितना आया था 91/36 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी वेरिएंस। तो तुमसे रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस पूछा जाएगा, तो इज द राइट आंसर, ठीक। अब एक टर्म और सुन लो, बस इतनी ही टर्म्स तुमसे पूछी जाती हैं, मीन, वेरिएंस, एंड वन लास्ट टर्म इज, हो सकता है वो तुमसे पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपिटल एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट्स इट। इसलिए लोग इसका नोटेशन पता क्या यूज करते हैं, सिग्मा, बस फॉर्मूला रट लो, दैट्स इट। कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन आई विल रिमेंबर, कि वेरिएंस का आंसर लाने के बाद उसका अंडर रूट ले लो, तो दैट विल गिव यू स्टैंडर्ड डेविएशन, बात खत्म। फाइव सेकेंड्स क्विकली। डन। बस एक आखिरी कंसेप्ट और देख लेते हैं, ओवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
जब बाइनोमियल वेरिएट की बात की जाएगी तो बाइनोमियल वेरिएट एक्चुअली इज नथिंग बट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को याद है कि सर आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बीच में पढ़ाई थी? कोशिश करो याद करने की। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वी हैव सीन। कुछ लोगों को याद आएगा कि सर वो बर्नौलीज ट्रायल्स, n independent trials in which every trial results in only two mutually exclusive and exhaustive outcomes, success failure। याद आया? तो अगर उसने प्रॉब्लम में कहा कि बाइनोमियल वेरिएट, तो उस केस में उसे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी तुमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि रैंडम वेरिएबल को उसने प्रॉपरली डिफाइन किया था कि व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल। तो इन केस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट इट इज अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक। और रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं? रैंडम वेरिएबल इज अंडरस्टूड टेकन टू बी नंबर ऑफ सक्सेस। इसे रैंडम वेरिएबल रीड किया जाता है, ठीक है। तो तुम समझ गए ना कि सर अगर n ट्रायल्स की बात है, नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर n है ना, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रही होंगी। बताओ भाई, व्हाट वैल्यूज कैपिटल X विल टेक? बताओ, नहीं बताओगे? 0 से लेकर n तक सारी वैल्यूज। देयर इज नो सक्सेस, देयर इज 1 सक्सेस, देयर इज 2 सक्सेस एंड सो ऑन, ऑल n सक्सेस, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, सारे केसेस का तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो किसी एक जनरल केस का आंसर लिखता हूं, R सक्सेस। तो R सक्सेस, सक्सेस को भाई मैं P बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी, फेलियर को मैं Q बोल रहा हूं। वैसे तो तुम 1 माइनस P भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर इज NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, ठीक है ना, इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू R। कई लोग समझ गए? देख लो भाई, कई लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि बाइनोमियल वेरिएट में बहुत फायदे होते हैं। मीन, यू हैव द फॉर्मूला, कि आपको मीन का फॉर्मूला चाहिए तो रैंडम वेरिएबल को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो रैंडम वेरिएबल R है, मान लो, तो इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, NCR, और R का वेरिएशन 0 से लेकर n तक। बस अब तुम लोग तो यार बाइनोमियल 11th क्लास है ना, RNCR। और यहां पर कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि सर 0 को अगर आप हटाकर 1 to n लिखोगे तो भी सही है ना। कारण सबको पता है क्यों। बस अब तो वैसे तो मुझे कराना नहीं चाहिए था क्योंकि बाइनोमियल n टाइम्स है ना। और एक वीडियो भी तुम लोग को शेयर किया था मैंने कि बाइनोमियल का देख सकते हो तुम लोग। P की पावर R को मैंने नोइंगली छोटा सा मैनिपुलेशन कर दिया। 11th क्लास का टॉपिक है भाई, ठीक है। बस अब जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड
कि ये पूरी सीरीज n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 अप टू n-1 Cn-1 है ना। और कंपलसरी तो तुम जानते हो कि सर जिसको a प्लस बी की पावर n को ये लिखना नहीं आता उसको बाइनोमियल नहीं आता, है ना। जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, इट मींस उसने एक चैप्टर मिस कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम बेचारा छूट गया, है ना। तो लोग पहचान गए कि सर ये जो है ना आपकी बाइनोमियल का पूरा एक्सपेंशन है, जिस बाइनोमियल का जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है Q और सेकंड नंबर है P, तो दिस सिग्मा इज नथिंग बट Q प्लस P की पावर n-1, आराम से सोचना, इंटू NP, और Q प्लस P तो 1 है, तो समझ गए ना कि सर म्यू फॉर बाइनोमियल वेरिएट वी विल रिमेंबर इज NP। रट के रखो भाई डायरेक्ट, फॉर बाइनोमियल वेरिएट मीन इज डायरेक्टली नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 5 सेकेंड्स क्विकली, क्योंकि आज ही खत्म करूंगा मैं चैप्टर को। Now similarly there is the formula for variance also. Variance को भी you can derive, variance sigma pi into xi square, random variable का square into corresponding probability। R का वेरिएशन 0 से लेकर n को अगर मैं 1 से n लिखता हूं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं किसी को, है ना। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू कितना, अभी अभी NP निकाला ना कि सर ये अभी अभी फॉर्मूला सीखा था हमने, बस अब फटाफट लगाते जाओ कि सर बाइनोमियल हमारा बहुत स्ट्रांग है। एक R छूट गया, R NCR n-1 CR-1 n कॉमन, R1 से n, ठीक। नाउ इंटेलिजेंट लोग बोलेंगे कि सर ये जो R है ना इसको R-1 प्लस 1 लिख लीजिए और 2 सिग्मा में स्प्लिट कर दीजिए। अगर मैं यहां पर 2 to n लिखता हूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल आप 2 to n लिख सकते हो, R इक्वल टू 1 पर 0 है। अब कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर फिर से एक बार और लगाइए फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अगेन, है ना। R NCR फॉर्मूले में जाओ, R की जगह R-1 कर दो, N की जगह n-1 कर दो, तो दिस रिजल्ट इन दिस। अब बस मैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर रहा हूं, तो यू विल सर्टेनली से कि सर P की पावर R-2 लिखिए और Q की पावर में इन दोनों का डिफरेंस n-R ही बन रहा है, तो P स्क्वायर मैनेज कर दिया, प्लस यहां भी समझ गए कि सर NP माइनस NP का स्क्वायर।
सो नाउ, है ना, बाइनोमियल थ्योरम कि सर ये जो सिग्मा है ये हम बुद्धू बन गए, ये q प्लस पी की पावर n माइनस 2 है, लेकिन q प्लस पी तो 1 है, तो nn माइनस 1 पी स्क्वायर आंसर टू दिस। और ये है q प्लस पी की पावर n माइनस 1 विच इज अगेन 1 प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो डूइंग मैनिपुलेशन एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, इफ आई टेक एन पी आउट इंटू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी तो क्यों है, रटना है, ठीक है ना, कि मुद्दे की बात कि वेरिएंस जो है वो n इंटू पी इंटू क्यू के बराबर होता है, रट लो। कल तो वेडनेसडे है ना, चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर एप्लीकेशन कल की क्लास में ले लूंगा, कल की अपनी शॉर्ट क्लास होती है ना, तो एप्लीकेशन आई विल टेक टुमारो, है ना, और कल तुम लोग होमवर्क भी करके तो आओगे, खैर वो तो जरूरी होता है कि सर एक तो हम एक्सरसाइज 2 होमोजीनियस करके आएंगे और एक डीपीपी भी करके आएंगे। नहीं नहीं, यही चलने दो, डीपीपी नंबर 2, ठीक है। तो कल की शॉर्ट क्लास में वी विल डू डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 2 एज वेल एज डीपीपी नंबर 2। और तो कुछ पेंडिंग है नहीं, बस वेक्टर 3D की थोड़े से आखिरी के क्वेश्चन बचे, वो भी करवा दूंगा, इस वीकेंड तक मैं करा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। हाँ, डीपीपी तो तुमको पता है, अभी बस मिलने ही वाली है। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। तो कल एप्लीकेशन लेते हैं ओवर बाइनोमियल वेरिएट, ओके।